Today we are going to discuss about intelligence part 1। मेरे साथियों, बुद्धि के बारे में आप लोगों ने आज से पहले बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज के इस बेहतरीन सेशन में मैं आप सभी के साथ बुद्धि के संबंध में वो सब बातें करने वाला हूं जो आपके आने वाले यूपीटीईटी में पक्का ही आपसे पूछी जा सकती हैं। और मैं उम्मीद यह भी करता हूं कि अभी तक आपके साथ जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बुद्धि। साथियों, इंटेलिजेंस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हम चाहते तो सब कुछ जल्दबाजी करके 2 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी क्यों करनी है, कहाँ जाना है जल्दबाजी करके, आराम से समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो होती कहाँ पर है। मेरे साथियों, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारे हेड पोर्शन में होती है। हेड पोर्शन जो हमारे सिर वाला हिस्सा होता है, उसमें हमारी इंटेलिजेंस होती है। अब हमारे हेड वाले पोर्शन में, सिर वाले भाग में जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, तो एक बात और आप लोग मुझे बता दो कि हम सभी की जो बुद्धि है वो अलग होती है या एक जैसी होती है। तो हम सभी की बुद्धि अलग होती है, डिफरेंट। अलग होने के कारण क्या है? तो बुद्धि अलग होने के 2 ही कारण हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। साथियों, हमारी बुद्धि को प्रभावित क्या करता है? बुद्धि को प्रभावित भी 2 ही चीजें करती हैं, हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, बुद्धि क्या है? आप यहाँ पर जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, अगर सभी एक एक कमेंट करके मुझे बता दो तो देखो कितने सारे पॉइंट बन जाएंगे। तो आप सभी जल्दी से टाइप करो और बताओ बुद्धि क्या है। 100 से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं, तो 100 से ज्यादा कमेंट मुझे मिलने चाहिए। एबिलिटी टू टेक डिसीजन, यूनिट समझ, एबिलिटी टू थिंक सोचना समझना, एक दूसरे का कॉपी मत करो, विकास की एक मात्रा है। समझने, समायोजन करने की क्षमता, बहुत बढ़िया। बुद्धि सोचने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। कुसुम लता और तालीम ने एकदम एक जैसा कमेंट किया है, एक ही समय पर। दोनों एक जगह बैठ के क्लास देख रहे हो क्या? एबिलिटी टू टेक डिसीजन, राइट और रॉन्ग। चलिए, जज करने की, बहुत बढ़िया। नीलम सही कीजिए, दुद्धि नहीं बुद्धि होगा, तो सही कीजिएगा आप इस पॉइंट को। आपने गलती से बुद्धि को दुद्धि लिख दिया। चलिए, अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहली तो ये बात साथियों, हम बुद्धि को किसी एक फिक्स्ड स्टेटमेंट के अंदर नहीं बांध सकते हैं। हम परिभाषा को किसी एक फिक्स्ड स्टेटमेंट के अंदर बांधने का काम नहीं कर सकते। जो हमारी बुद्धि है उसमें असीमित योग्यता होती है, असीमित योग्यता। जैसे कि कुछ पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे, जल्दी से आप इन पॉइंट को नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको नजर आ रहा है एबिलिटी टू थिंक। साथियों, आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सोच सकते हैं। तो उनके अंदर जो ये सोचने समझने की क्षमता है, ये किस चीज को दर्शा रही है? तो जो ये सोचने समझने की क्षमता है, जो ये योग्यता है, ये बुद्धि को दर्शा रही है। लेकिन एक और बात जो हमारे सामने आती है, बड़ी बात, वो ये आती है कि सोचने समझने की क्षमता भी एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकली, अमूर्त और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बुद्धि है। एबिलिटी टू टेक डिसीजन, निर्णय हम आप सभी साथी अपने जीवन में लेते हैं, तो वो भी हम कहां से ले पाते हैं? बुद्धि से ही। सीखने और समझने की क्षमता, जब हमारा जन्म होता है तब हम सीखना शुरू करते हैं,
और तब से लेके हम जीवन भर तक सीखते रहते हैं। यह कार्य भी बुद्धि के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अभी आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप सभी कहते हो समझ में आ गया। आप घर पे बैठकर भी सेल्फ स्टडी करते हो, उस समय भी आपको लगता है आपको सब याद हो गया है ना। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा होता है कई बार, है ना, कि आप अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और वहां एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ बातें आप भूल गए हो, या आपको आती हैं फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। ऐसे हमारे कितने साथी हैं जिनके साथ ऐसा होता है। आप में से किन किन को ऐसा महसूस होता है? सभी जरूर बताइएगा मुझे यहाँ कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए साथियों, ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता भी बुद्धि है। आप सभी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कई बार आप लोग उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो भी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस जो है वही किसी प्रकार के स्ट्रेस में आ गई है, इसकी वजह से इंटेलिजेंस उस कार्य को नहीं कर पा रही। अगली बात, इंटेलिजेंस को लेकर के कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ भ्रांतियां हैं बुद्धि को लेकर के। क्या भ्रांति है देखिए, जैसे सबसे पहले, मेमोरी इज नॉट इंटेलिजेंस। कुछ लोग जो है वो मेमोरी को ही इंटेलिजेंस समझते हैं, लेकिन मेमोरी इंटेलिजेंस नहीं होती है, याद रखिएगा। मेमोरी इज नॉट इंटेलिजेंस, बट ए शार्प memory is the sign of but a sharp memory is the sign of good intelligence। स्मृति बुद्धि नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्मृति एक अच्छी बुद्धि की पहचान है। साथियों, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपको कोई चीज याद नहीं आई, हो सकता है, बहुत बार होता है। क्यों नहीं याद आई? आप चीजों को रिकॉल क्यों नहीं कर पाए, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं आपकी मेरी हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो किसी तरीके के स्ट्रेस प्रेशर में होती है, इसलिए चीजों को रिकॉल नहीं कर पाती। और एक और बात, एक और मिसकंसेप्शन है, लिखिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति का अपराधी बनने के पीछे उसकी बुद्धि जिम्मेदार है, लेकिन नहीं। इंटेलिजेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलिक्वेंसी। कोई भी व्यक्ति अपराधी बन जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जाता है अपराध प्रवृत्ति के लिए, बुद्धि जिम्मेदार नहीं है। अपराध प्रवृत्ति के लिए बुद्धि जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। साथियों, आज मैं आपका अध्यापक अजय सिंह खर आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ। आप सबको एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके एकदम मौज मस्ती के साथ आपको सब कुछ सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। आप सब बड़ी खुश भी होते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी ईश्वर ना करे कि आप लोगों को सुनने को मिले कि अजय सर तो किसी वजह से जेल में बंद हो गए हैं। क्या? अजय सर? मेरे ख्याल से आपको हैरानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या साथियों, मेरी बुद्धि ने
मुझे अपराधी बना दिया। मेरी बुद्धि ने मुझे अपराधी नहीं बनाया है, और ना किसी की बुद्धि उसे अपराधी बनाती है। जो परिस्थितियां होती हैं, जो माहौल होता है, वो इंसान को अपराधी बनाता है। एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, मंद बुद्धि, उन्हें जल्दी से अपराधी बनाया जा सकता है। उसके पीछे का कारण यह है कि उनके पास सोचने समझने की एक अच्छी योग्यता नहीं होती। अच्छा, डरा दिया मैंने आप लोगों को। नहीं भाई, डरिए मत। डरने से बात नहीं बनती है। तो डराएंगे क्यों हम आपको? हैं, डराने से थोड़े ना कुछ होता है। मेरी कोशिश बस ये रहती है कि आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा समझाऊं, सारी की सारी बातें, ताकि आपके जहन में वो सब चीजें बैठ जाए। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आपको यही सब बातें याद आएंगी जो इस वक्त मैंने आपको बताई है। चलिए, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। साथियों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वो होती है जिसके अंदर ये तीन क्षमता होती है। सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, इसका मतलब है जो अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में काम आती है। अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में काम आती है। उसके बाद वो कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, जो चीजें आपके सामने हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि की यहाँ पर बात हो रही है। उनके बारे में अगर आप सोच विचार कर सकते हैं, जो चीजें आपके सामने मौजूद है, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर बात आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, अमूर्त बुद्धि, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, फिर भी आप उनके संबंध में सोच विचार कर सकते हैं, तो वो आपकी अमूर्त बुद्धि होती है। अब साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आईक्यू। चलो, एक एक कमेंट सभी की ओर से अब आना चाहिए फिर से, और बताइए मुझे आईक्यू क्या है। व्हाट इज आईक्यू? कमेंट सभी कीजिएगा। साथियों, बिल्कुल सही। इसकी फुल फॉर्म होती है, जो आपने कही, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। लेकिन मैंने आपसे पूछा ये था कि आईक्यू है क्या। तो ये है बुद्धि को मापने की इकाई। यूनिट टू मेजर इंटेलिजेंस। यूनिट टू मेजर इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने की इकाई। साथियों, जैसे हम अपना वेट मापते हैं, किसमें? किलोग्राम में। हम अपनी हाइट मापते हैं, किसमें? सेंटीमीटर में, इंच में, है ना, फुट में। तो इसी तरीके से बुद्धि को मापने की इकाई जो है उसे आईक्यू कहते हैं। अब आईक्यू की फुल फॉर्म बता दो जिन्होंने नहीं बताई थी। कुछ ने तो कमेंट करके बता दी थी, जिसने नहीं बताई वो भी बता दो। एक एक कमेंट सभी की ओर से आना चाहिए। इंटेलिजेंस क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको नजर आ रही हो, लिखी हो। हिंदी में हम इसे कहेंगे बुद्धि लब्धि।
हिंदी में हम इसे कहेंगे बुद्धि लब्धि। ओके, तो सभी साथी याद रख पाएंगे इस पॉइंट को। अब आप लोग मुझे जल्दी से ये भी कमेंट करके बताने का काम कर दो और जवाब सभी साथी दीजिएगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, उसको मापने के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा होता है और किसने दिया था। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी साथी यहां पर कि बुद्धि को मापने की जो इकाई है वो किसने बताई थी। फॉर्मूला साथियों जिन्होंने बताया उनका नाम है टर्मन। कब बताया? 1916 में। और फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। अब एम ए की फुल फॉर्म क्या होती है, सी ए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए एम ए की फुल फॉर्म मेंटल एज, जिसे आप हिंदी में कहते हो मानसिक आयु, और वहीं दूसरी ओर सी ए की फुल फॉर्म आपकी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे आप हिंदी में कहते हो कालानुक्रमिक आयु। अब अगली बात मेरे साथियों जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। जब भी हमारी एम ए और सी ए दोनों इक्वल होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, तो आईक्यू हमेशा 100 होगा। आईक्यू हमेशा 100 होगा। अब अगले पेज पर यहाँ पर जो बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज आपके पेपर में आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। जैसे हमारी क्लास की हमारे साथी हैं, मान लीजिए जैसे अंजलि। ये अंजलि है और हमें पता करना है कि अंजलि का आईक्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अंजलि की सी ए, क्रोनोलॉजिकल एज। जो अंजलि की क्रोनोलॉजिकल एज होगी उसी के आधार पर हम अंजलि के लिए फिर एक आईक्यू टेस्ट बनाएंगे। जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, जो वास्तविक आयु होगी, जन्म से लेने तक की अभी तक की एज होगी जो अंजलि की, उसी के आधार पर अंजलि के लिए एक आईक्यू टेस्ट हम डिजाइन करेंगे, एक आईक्यू टेस्ट हम अंजलि का लेंगे। तो जो आईक्यू टेस्ट डिजाइन किया गया है, जो आईक्यू टेस्ट लिया गया है, इस टेस्ट में होंगे कुछ क्वेश्चंस। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस मेरे साथियों दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का अंजलि फिर क्या करेगी? आंसर देगी। अब अंजलि ने जो आंसर दिए हैं, उन आंसर्स के बेस पर आएगा रिजल्ट। और अब जो ये रिजल्ट आया है, इससे हमें पता चलेगी मेंटल एज। सी हमें पता है, मेंटल एज हमें पता चल गई। अब आप फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आप क्या आईक्यू निकल कर आ गया। तो आगे से कभी भी आपके पेपर में अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जब कभी भी आप लोग आईक्यू टेस्ट देते हैं तो उससे आईक्यू पता चलती है पहले या मेंटल एज का पता चलता है, तो आप सभी साथी जवाब देंगे कि पहले मेंटल एज का पता चलता है और फिर उस मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। किसे कैलकुलेट किया जाता है? आईक्यू को। चलिए अब हम आगे बढ़ें सभी साथी, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई हैं तो वेरी गुड। आपके पेपर में आपको क्वेश्चन अब ये दिया जाएगा, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट कौन है? तो बताइए उस वक्त आप लोगों का क्या जवाब होगा। एक एक कमेंट सभी करें।
बहुत बढ़िया, आप सभी ने जवाब दिए यहाँ पर। फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट साथियों हम कहते हैं अल्फ्रेड बिने को। अल्फ्रेड बिने को हम क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है जानते हैं आप? साथियों इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1905 में आईक्यू टेस्ट दिया था। आईक्यू टेस्ट उन्होंने डेवलप किया। अब उन्होंने 1905 के बाद में 1908 में फिर से दिया, 1908 के बाद फिर से 1911 में दिया। क्यों? क्योंकि इन टेस्ट के अंदर संशोधन कर दिया गया, इन टेस्ट के अंदर उन्होंने सुधार किया। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जाएगा, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब आया? तो आप कहेंगे 1908 में आया। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा, आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया? बुद्धि लब्धि की अवधारणा ये स्टर्न ने दी। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपी टेट में भी और सीटीटी में भी। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? तो मेरे साथियों टर्मन ने दिया। क्या था फॉर्मूला? MA/CA × 100। कब दिया? 1916 में। अब मेरे साथियों आईक्यू का फॉर्मूला जब उन्होंने दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आईक्यू को कैलकुलेट भी किया, और आईक्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया गया वो आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा। सभी साथियों को नजर आया? तो 140 से ज्यादा जिसका आईक्यू है उसे उन्होंने कहा जीनियस, गिफ्टेड, प्रतिभाशाली। वेरी सुपीरियर को वो कहते हैं अति श्रेष्ठ, सुपीरियर को वो कहते हैं श्रेष्ठ, एवरेज को वो कहते हैं सामान्य, बिलो एवरेज को वो कहते हैं सामान्य से नीचे, बॉर्डर लाइन को वो कहते हैं सीमांत बुद्धि, और मेरे साथ जो 70 से नीचे जो आपका आता है उसे उन्होंने कहा डेफिनेट फीबल माइंडेडनेस। डेफिनेट फीबल माइंडेडनेस, निश्चित रूप से मंदबुद्धि। हिंदी में आप जो 70 से नीचे हैं उसे कहेंगे निश्चित रूप से मंदबुद्धि। फिर आता है साथियों पॉइंट मोरॉन्स, मूर्ख, इम्बेसाइल महामूर्ख, इडियट जड़ बुद्धि। अब मेरे साथियों जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। जिनका आईक्यू ये लेस देन 25 है ना, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं दूसरों पर, स्वयं से कुछ भी नहीं कर पाते। इन्हें बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, हमेशा इनको किसी न किसी की केयर चाहिए होती है। रिंकी आज आपका पहला दिन है, लेकिन इस बैच को शुरू हुए तो 3 वीक हो चुके हैं। कंचन जी ये आपको किसने कह दिया साइंटिस्ट आते हैं जीनियस में? साइंटिस्ट तो आप भी बन सकती थी अगर आपको माहौल दिया जाता तो। और जितने भी हमारे देश में आज तक साइंटिस्ट बने हैं जरूरी थोड़ी वो जीनियस हो। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, मेरे भी कुछ साथी हैं जो साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनका आईक्यू 140 या उससे ज्यादा तो नहीं है। एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं मेरे साथियों आप याद रखिएगा इस बात को कि भाई जो साइंटिस्ट होते हैं वो गिफ्टेड होंगे जरूरी नहीं है। सर क्या हमें पहले की क्लासेस देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं, आप देख सकती हैं पहले की क्लासेस सोमी जी। आईक्यू अभी बताया तो है निशा जी, देखो आप सभी की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल शेटो, जो इडियट होते हैं जड़ बुद्धि होते हैं उनके अंदर थिंकिंग नाम की चीज होती नहीं है। हाँ गॉड गिफ्टेड हम कह देते हैं एकता 140 से उससे ज्यादा आईक्यू वाले को।
आपके पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि आईक्यू का क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति जो टर्मन है, उन्होंने जीनियस बालक को प्रतिभाशाली बालक को लेकर के ज्यादा वकालत किया बाकी बच्चों को लेकर। तो टर्मन साहब कहा करते थे जो बच्चा गिफ्टेड होता है वो कुछ अनूठी कुछ बेहतर योग्यताएं लेकर इस दुनिया में आता है, तो हमें उसकी योग्यताओं प्रतिभाओं क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बाला बेला बेला जी जीनियस हर फील्ड में होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है उस बच्चे के अंदर जो है आईक्यू बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा होता है, उसका आईक्यू हम लोगों ने कहा कि 140 या उससे ज्यादा है, इसलिए हम उसको जीनियस कह रहे हैं। हाँ, उस बच्चे के अंदर बाकी बच्चों के मुकाबले सभी योग्यताएं बेहतर होती है। सॉरी साथियों, तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, देखते हैं मंडे तक ठीक हो जाए, सैटरडे संडे में। अच्छा, संडे को सीटीटी का आपका पेपर है, आप में से भी कुछ साथी जा रहे हैं क्या सीटीटी देने के लिए? आप में से भी कोई हो जो सीटेट देने जा रहा हो? एनीवन हु इज गोइंग? हाँ, मैं ध्यान दूंगा प्रिया। अच्छा, जो सीटेट देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है? खुशबू, आयुषी, आप कह रहे हो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया भाई? ये जितने भी साथी ये कह रहे हैं फॉर्म फिल नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया आपने फॉर्म फिल? ये इतना बड़ा नुकसान आप कर रहे हो अपना। पिछली बार हो गया था 90, फिर से दे देते एक बार। अरे ये जो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ये जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, जब तक आपकी परमानेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक देते रहा करो। एक तो स्कोर बेहतर होगा, रेगुलर स्टडी करते रहोगे एक रूटीन के अंदर। नहीं तो एक बार स्टडी आपकी ब्रेक में आ गई ना, सब भूल जाओगे जो भी आपको आता है। समझे मेरी बात? तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप में से ऐसे कितने साथी हैं जिनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है? और एक बात आप लोग मेरी याद रखिएगा, जिसका बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है सिर्फ वही एलिजिबल है। आपके यूपी टेट का रिजल्ट अगर आता है, आपकी बीएड का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बीएड कंप्लीट हो गया सर 2018 में, एंड यूपी टेट सी टेट अपर प्राइमरी क्लियर है, बस प्राइमरी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर कीजिए आप आयुषी। फॉर्म तो कोई भी अप्लाई कर सकता है पूजा, लेकिन एलिजिबल आप तब होते हैं, आपका जो वैलिडिटी है आपके सर्टिफिकेट की वो तब होती है जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हो। सुपर टेट के लिए कंप्लीट होने के बाद ही होगा। हाँ, सुपर टेट के लिए तो आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपका यूपी टेट पास हो। हाँ, डीएड कंप्लीट है तो एलिजिबल है ज्योति आप। श्रीता, आप बिल्कुल भरिए, लेकिन परमानेंट जॉब के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका हो। इतना ब्रॉड आपने नहीं पढ़ा था तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अंशिका। बिल्कुल सेजल, आप डाल सकते हैं। हाँ, 98 आपके मार्क्स हैं, तो अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। चलिए अब अगले सेशन में मुलाकात करें।
आप लोगों से बात भी की, अब इंटेलिजेंस पार्ट 2 में हम बात करेंगे। पहले पार्ट में ये सब हमने बातें की, अगली क्लास में आपके लिए थ्योरीज लेकर मैं आऊंगा। चलिए, शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप। साथियों, आप मुझे टेलीग्राम पे भी